अब देखिए, अब यहाँ कुस्तुनतुनिया से जो है विद्वान भागकर इटली आए थे। इनमें एक विद्वान था कार्डिनल बेसारियन। ये कार्डिनल बेसारियन जो है ये सबसे प्रमुख विद्वान था। ये ना यहाँ कुस्तुनतुनिया से 800 पांडुलिपियाँ लेकर इटली पहुँचा था। अब इस बात को आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा इस ट्रिक से याद रखिएगा आप लोग कि जो 800 पांडुलिपियाँ थी उनको कार्ड लाया, ठीक है। कुस्तुनतुनिया से कार्ड लाया। कौन कार्ड लाया? कार्डिनल बेसारियो कार्ड लाया। पांडुलिपियाँ कितनी? 800 पांडुलिपियाँ, ठीक है। फिर आगे जाकर ये पांडुलिपियाँ जो हैं इटली ले आया। तो फिर क्या हुआ कि ये पांडुलिपियाँ स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित हुई, जिससे साधारण लोगों तक इसकी पहुंच हुई। और ये जो पांडुलिपियाँ थीं इनको पढ़ ये जब स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित हुई तो साधारण लोगों तक इसकी पहुंच हो गई, वो भी इसको पढ़ सकते थे, ठीक है। तो फिर पढ़ने के बाद क्या हुआ, उनका भी जो है बौद्धिक जागरण हुआ। तो अभी हमने देखे कितने कारण पढ़े? 2, क्रूसेड्स धर्म युद्ध, और दूसरा कुस्तुनतुनिया का पतन। अब हम आगे देखते हैं। तीसरा पुनर्जागरण का कारण रहा व्यापार के क्षेत्र में विकास। अब जो है व्यापार के थ्रू भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो अब मान लीजिए आप जिस स्थान पर रह रहे हैं, अब व्यापार करने के लिए किसी दूसरी स्थान पर जा रहे हैं। अब वहाँ का आप लोगों का जो भी कल्चर हो या जो भी साहित्य से रिलेटेड चीज़ें हों, अगर आप वहाँ जाकर लोगों से बातचीत करते हैं तो आपको कोई ना कोई तो ज्ञान अवश्य ही होगा ना। तो वैसे ही फिर आपका भी जो है बौद्धिक विकास होगा। कई कई चीज़ों को लेके आप सोचेंगे कि ऐसा भी है, ये भी है, मैं तो अब पता चला, है ना। तो वैसे ही जो है पुनर्जागरण जो है उसका एक कारण व्यापार के क्षेत्र में विकास भी रहा। अब इस 15वीं शताब्दी में व्यापार के जो प्रमुख स्थान जो थे वो थे पेट्रो, ल्यूका, मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस, वियना। इनमें आप लोगों को जो नाम याद रखना है वो रखना है मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस और वियना। फ्लोरेंस जो है ना, ये तो विद्वानों का सबसे प्रमुख केंद्र है। फ्लोरेंस में सबसे ज़्यादा विद्वान थे। इसमें फ्लोरेंस रेनेसा काल का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र बना, ठीक है। यहाँ पर विद्वान सबसे ज़्यादा थे, इस कारण रेनेसा काल का आपसे पूछा जाए प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र कौन सा बना, तो वो बना फ्लोरेंस, ठीक है। ऐसे याद रखना कि जैसे फ्लावर होता है ना, फूल फ्लावर, उसकी जो है खुशबू चारों ओर ऐसे फैलती है ना, तो वैसे ही जो फ्लोरेंस है इसमें विद्वान थे। तो विद्वान थे तो उन्होंने उनका भी जो है विद्वता का ज्ञान चारों तरफ फैला, इसलिए फ्लोरेंस रेनेसा काल का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र बना। अगला इसका कारण देखें, विशाल मंगोल साम्राज्य का उदय। अब देखें मंगोल साम्राज्य जो था ना, इसका जो है उदय हुआ। अब इस मंगोल साम्राज्य में ना एशिया और यूरोप के जो है एरिया आ रहे थे, ठीक है। तो ये काफ़ी एरिया जो है कवर कर रहा था एशिया और यूरोप को। तो इसको आगे पढ़ते हैं। 13वीं शताब्दी के मध्य एशिया में कुबलाई खान नामक शक्तिशाली मंगोल शासक हुआ, ठीक है। जब ये पुनर्जागरण हो रहा था उस टाइम मंगोल साम्राज्य का कौन सा शासक था? कुबलाई खान। उसके दरबार में पोप के दूत, यूरोपीय देशों के व्यापारी, दस्तकार, भारत, अन्य एशियाई देशों के विद्वान, साहित्यकार, गणितज्ञ, ज्योतिष रहते थे, ठीक है। अब इसके दरबार में इतने इतने विद्वान, ज्योतिष, ये सब रहते थे। वेनिस का, अभी हमने यहाँ पढ़े ना ये क्षेत्र, इनमें हमने फ्लोरेंस तो देख लिया, सांस्कृतिक केंद्र बना। अब यहाँ वेनिस को लेते हैं हम। वेनिस का मार्को पोलो जो कि इटली से था, 1272 ईस्वी में कुबलाई खान के दरबार में पहुंचा। अब कुबलाई खान के दरबार में देखिए आप, इतने दार्शनिक, गणितज्ञ, साहित्यकार बैठे हैं। अब इस दरबार में वेनिस इटली का मार्को पोलो आ जाता है 1272 में।
अब यहाँ पर ये मार्को पोलो आया है तो इसका इन लोगों से बातचीत तो होगी ही, तो इसका यहाँ पर क्या होगा, अब बौद्धिक विकास होगा। कुबलाई खान के दरबार में पहुंचा मार्को पोलो। उसने मार्को पोलो की यात्राएं नाम से एक रोचक यात्रा वृत्तांत लिखा। अब ये जो मार्को पोलो था, ये याद रखना है आपको, कहाँ से था, ये वेनिस इटली से था। और ये कुबलाई खान के दरबार में कब पहुंचा, 1272 में। इसके बाद इसने अपनी जो है कौन सी रचना लिखी, मार्को पोलो की यात्राएं। मंगोल संपर्क से पूर्व की प्रगति से परिचय हुआ। ठीक है, पूर्व ये मार्को पोलो जो है पश्चिम से आया था, कहाँ पर आया था, पूर्व में। तो पूर्व की इसको जितनी भी यहाँ पर प्रगति हो रखी थी उससे इसका परिचय हुआ। और पश्चिम को फिर इसने अपने जो है वापस जब ये इटली आया तो वहाँ पर इसने जो है पश्चिम को बीजगणित, दिशा सूचक यंत्र जिसे कुतुबनुमा कहा जाता है, कागज, बारूद, दर्शन आदि की जानकारी इसको क्या है, प्राप्त हुई। ठीक है, अब अगला कारण देखें। पुनर्जागरण का एक कारण सामंतवाद का पतन भी था। सामंतवाद के पतन का एक बड़ा कारण क्या था, क्रूसेड्स था, जो धर्म युद्ध थे वो था। ब्रिटेन में यार्क और लंकास्टर वंशों के मध्य लड़े गए गुलाबों के युद्ध में तथा क्रूसेड्स में बड़ी संख्या में सामंत मारे गए। आगे चलकर हम एक टॉपिक करेंगे, वो होगा हमारा ब्रिटेन और फ्रांस का गठन। उसमें आप जो है पढ़ेंगे ये अपना जो इंग्लैंड है, अपना तो क्या है, ये जो इंग्लैंड है, इस इंग्लैंड में जो है दो राजवंश हुए थे, यार्क और लंकास्टर। इनमें जो युद्ध हुए थे ना, उसमें जो लंकास्टर था ना, इसको तो बोला जाता था रेड रोज़, और जो यार्क राजवंश था इसको बोला जाता था वाइट रोज़। ठीक है, तो ये रेड रोज़ और वाइट रोज़ थे, इस कारण इसको जो है इनके युद्धों को गुलाबों का युद्ध कहा गया था। ठीक है, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, इसमें इतना डीप यहाँ जाना नहीं है। गुलाबों के युद्ध तथा क्रूसेड्स में बड़ी संख्या में सामंत मारे गए थे। इंग्लैंड और फ्रांस में ना, इंग्लैंड में जो है सामंतों का शासन था, उस सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली थे वो सामंत थे। जब सामंत गुलाबों के युद्ध के बाद जब सामंतों का पतन हुआ था ना, उसके बाद इंग्लैंड का जो राजा था वो निरंकुश बनकर उभरा था। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि गुलाबों के युद्ध में तथा क्रूसेड्स में बड़ी संख्या में सामंत मारे गए। सामंतवाद के पतन के साथ ही मध्यकालीन रूढ़िवादी व्यवस्था ढह गई। ठीक है, अब अगला कारण देखिए, विभिन्न नगरों का विकास। मैनर हाउस सामंतों के केंद्र जो मध्यकालीन संस्कृति के मुख्य केंद्र थे के स्थान पर नए नगरों का उदय हुआ। ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखनी, जो जो मैंने हाईलाइट किया है सिर्फ और सिर्फ वही याद रखनी है आपने। ठीक है, तो विभिन्न नगरों के विकास जो पुनर्जागरण का कारण है, उसमें हमें क्या पढ़ना है कि पुनर्जागरण के टाइम पीरियड में नए नगरों का उदय हुआ जो पुनर्जागरण कालीन संस्कृति के मुख्य केंद्र बने हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से केंद्र थे जिन नए नगरों का उदय हुआ था, वो कौन कौन से नगर जो हैं पुनर्जागरण कालीन संस्कृति के केंद्र बने। इसमें फ्लोरेंस सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, वही बात रिपीट हो गई। सातवां कारण देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है इसका, मुद्रण यंत्र या छापे खाने प्रेस का जो आविष्कार हुआ था। जब ये आविष्कार हुआ और पुनर्जागरण के टाइम में जितने भी साहित्यकार थे वो स्वतंत्र चिंतन से अपना जो है लिख रहे थे साहित्य, और आम जन तक इस आविष्कार के बाद पहुंच होने लगी, तो लोग जो है उसे पढ़कर लोगों का भी बौद्धिक विकास होने लगा था। तो सबसे इसका मेन कारण जो है ये भी रहेगा। तो मुद्रण यंत्र या छापे खाने प्रेस का आविष्कार। कागज का ज्ञान चीन से अरब और अरबों के माध्यम से यूरोप पहुंचा। तो कागज का ज्ञान सबसे पहले किसे हुआ, चीन को हुआ। चीन से फिर ये कहाँ पहुंचा, अरब, और अरब से ये कहाँ पर आया, यूरोप में। ठीक है, आपने ऊपर पढ़ा था ना,
मार्को पोलो का भी हमने यहाँ पे देखिए पढ़ा था। मंगोल संपर्क से पूर्व की प्रगति से परिचय हुआ और पश्चिम को बीजगणित दिशा सूचक यंत्र कागज बारूद दर्शन आदि की जानकारी प्राप्त हुई। जब लोग यहाँ पर इस मंगोल साम्राज्य में जो विद्वान वगैरह आए थे, यहाँ पर ही इन्होंने जो है कागज़ वगैरह भी देखा था कि ऐसे भी चीज़ होती है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया है कि कागज़ का ज्ञान चीन से अरब के माध्यम से यूरोप पहुँचा। 15वीं शताब्दी में सर्वप्रथम टाइपिंग मशीन का आविष्कार जो है योहानेस गुटेनबर्ग ने किया। सिर्फ गुटेनबर्ग याद रखना, पूरा नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 15वीं शताब्दी में सर्वप्रथम टाइपिंग मशीन का आविष्कार किसने किया? तो गुटेनबर्ग ने किया। इसी से आगे छापे खाने का आविष्कार हुआ। जब ये टाइपिंग मशीन का आविष्कार हुआ, फिर आगे चलकर जो है टाइपिंग मशीन का आविष्कार हुआ एवं जर्मनी के मेंज नगर में प्रथम छापे खाने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, जर्मनी के कौन से नगर में प्रथम छापे खाने की मशीन का आविष्कार हुआ? मेंज नगर में। ऐसे याद रखना कि जो टाइपिंग मशीन है वो कहाँ रखी है? मेज पे, जर्मनी के मेज पे। जर्मनी के मेज नगर में प्रथम छापेखाने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई। 1454 ईस्वी में एक संक्षिप्त 31 पंक्तियों की संक्षिप्त बुकलेट द इंडल्जेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ सर्वप्रथम छपने वाली पुस्तक थी। तो अब ये जर्मनी का जो मेज नगर है, इसकी जो ये प्रिंटिंग प्रेस थी, इस प्रिंटिंग प्रेस से सर्वप्रथम छपने वाली जो पुस्तक थी वो थी द इंडल्जेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ। ठीक है, जबकि सर्वप्रथम छपने वाली संपूर्ण पुस्तक बाइबिल थी। ये पुस्तक सबसे पहले जो छपी हुई पूछें तो वो ये हो जाएगी। और अगर ये टर्म यूज़ हो जाए पेपर में कि सर्वप्रथम छपने वाली संपूर्ण पुस्तक, संपूर्ण, तो वो बाइबिल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इंग्लैंड में कैक्सटन ने 1477 ईस्वी में प्रथम छापे खाने की स्थापना की। जर्मनी के मेज नगर में हुई थी और इंग्लैंड में कैक्सटन ने की थी प्रथम छापे खाने की स्थापना। उसके बाद आगे देखिए, एक विद्वान है बेकन, फ्रांसिस बेकन है। उनका एक कथन है जो कि बहुत पॉपुलर है और जो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बेकन के कथन, सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है। ठीक है, इस चीज़ ने लोगों को काफ़ी शिक्षा दी। मुद्रित पुस्तकों ने यूरोप वासियों को बेकन के कथन सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है की शिक्षा दी। बस आपको बेकन का ये कथन याद रखना है कि सत्य, सच जो है वो सत्ता की नहीं समय की पुत्री है। भाई सत्य जो है वो समय आने पर अपने आप जो है सामने आ जाता है। चाहे सामने वाला कितनी ही शक्तिशाली सत्ता में हो, लेकिन सत्य जो है वो समय आने पर अपने आप ही उजागर हो जाता है। इसलिए बेकन ने कहा कि सत्य सत्ता की नहीं वरन बल्कि समय की पुत्री है। प्रसिद्ध विद्वान विल ड्यूरो ने लेखन कला के पश्चात मुद्रण कला को भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार कहा है। ठीक है, विल ड्यूरो जो है, इसने जो लेखन सबसे बड़ा आविष्कार तो इसने कहा लेखन कला है, क्योंकि हम अपने लेखनी से ही, यानी कि हम जो लिख रहे हैं उससे लोगों को हम जो है जागृत कर रहे हैं। तो इन्होंने सबसे बड़ा आविष्कार लेखन कला कहा। उसके बाद इन्होंने मुद्रण कला को इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार कहा है। आपको बेकन का याद रखना है इसमें, ये नॉर्मली मैंने समझाया ही है। फिर है भौगोलिक खोजें। पुनर्जागरण के कारणों में भौगोलिक खोजें देखें। अब भौगोलिक खोजें हुई थी, जगह स्थानों की खोज हुई थी, तो उन खोजों के जरिए भी लोगों को है जो नवीन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो भी एक कारण हुआ पुनर्जागरण का। तो पढ़िए से, भौगोलिक खोजों में दो राज्य पुर्तगाल व स्पेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है,
भौगोलिक खोजें जो हुई थी ना, उनमें सबसे अग्रणी जो सबसे पहले जिन्होंने शुरू किया था ना, वो पुर्तगाल और स्पेन था। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले पुर्तगाल ने शुरू की थी भौगोलिक खोजें, फिर स्पेन ने। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने सबसे पहले खोज यात्राओं को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, इसमें आगे ये इतनी चीज़ें एक बारी नहीं पढ़नी है, क्योंकि हमारा एक अलग से ये पूरा टॉपिक है भौगोलिक खोजें, उसमें मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल से बताऊंगी। अभी फ़िलहाल इसमें यही चीज़, ये पॉइंट आपको याद रखना है बस, कि भौगोलिक खोजों में पुर्तगाल और स्पेन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सारी चीज़ें एक बारी छोड़ दीजिए, ये हम उस टॉपिक में करेंगे, वो हमारा इस नाम से पूरा एक टॉपिक है। अब देखिए आगे, ये पॉइंट कुछ खास नहीं है, इसमें सिर्फ ये याद रखना आपको कि बेकन की मृत्यु को, बेकन वही जो अपनों ने ऊपर पढ़ा था कि सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है, बेकन की मृत्यु को बौद्धिक दुखांत, इंटेलेक्चुअल ट्रेजेडी कहा गया। ठीक है, तो किस विद्वान की मृत्यु को बौद्धिक दुखांत कहा गया? तो बेकन की जब मृत्यु हुई थी तो उसे बौद्धिक दुखांत कहा गया। अब आगे चलिए, एक बारी मैं पीछे दिखा देती हूँ। हमने पुनर्जागरण के कारण पढ़े हैं, इनमें हमने क्रूसेड्स धर्म युद्ध पढ़ा, उसके बाद हमने कुस्तुनतुनिया का पतन देखा इसका कारण, उसके बाद हमने व्यापार के क्षेत्र में विकास देखा, फिर हमने देखा कि विशाल मंगोल साम्राज्य का उदय भी पुनर्जागरण का एक कारण रहा, उसके बाद हमने देखा कि सामंतवाद का पतन भी इसका एक कारण रहा, उसके बाद हमने देखा कि जो नए नए नगरों का उदय हुआ था वो भी इस पुनर्जागरण का कारण रहा, क्योंकि जो भी नए नगरों का उदय हुआ था उन नए नगरों में एक फ्लोरेंस भी था, और फ्लोरेंस जो है आगे चलकर पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बना था। फिर हमने देखा कि मुद्रण यंत्र या छापे खाने का आविष्कार भी पुनर्जागरण का एक कारण रहा। फिर हमने देखा कि भौगोलिक खोजें भी इसका एक कारण रहा। ठीक है, अब हम देखते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि पुनर्जागरण जो है वो पूछा जाए कि किस स्थान से शुरू हुआ, तो वो आप लोग इटली बताएंगे। अब वही हम देखेंगे कि पुनर्जागरण जो है आखिरकार इटली से ही क्यों आरंभ हुआ। तो आगे हम पढ़ते हैं, पुनर्जागरण इटली में ही आरंभ क्यों हुआ। इटली पुनर्जागरण या रेनेसा का जन्म स्थल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने उस पॉइंट में पढ़ा था, याद कीजिए, कुस्तुनतुनिया से जो विद्वान थे वो जो है धार्मिक उत्पीड़न वहाँ पर उनका जब होने लगा था तुर्कों के द्वारा, तो वो भागकर इटली आ गए थे। तो विद्वान इटली आकर रहने लगे थे, तो यहाँ इटली से ही जो है विद्वान रहकर अपनी जो है साहित्य आदियों का जो है रचनाएं करने लगे थे, और फिर यहीं से उनके जो है साहित्य आदि का इटली से ही क्या होने लगा, प्रसार होने लगा। ठीक है, इसलिए इटली पुनर्जागरण या रेनेसा का जन्म स्थल कहा जाता है। इटली के नगर प्राचीन यूनानी व रोमन ज्ञान विज्ञान के केंद्र थे। ठीक है, रोम संपूर्ण ईसाई जगत का मुख्य केंद्र था। इटली के धनी नगर जो व्यापार के प्रमुख केंद्र थे, जिसमें रोम, मिलान, नेपल, फ्लोरेंस आदि, वेनिस आदि हैं। ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप के रोम में निवास करने से रोम संपूर्ण ईसाई जगत का मुख्य केंद्र था। इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इटली में विभिन्न विद्वानों द्वारा मानववादी विचारों का प्रसार करना। ठीक है, अब इटली में जो है साहित्य आदि विद्वान रचनाएं कर रहे थे, तो विद्वानों द्वारा क्या, पुनर्जागरण में जो विद्वान थे उनका जो साहित्य था, अब उस साहित्य का जो केंद्र बिंदु था ना, वो मानव हो गया था। नहीं तो इससे पहले वो चर्च और अपने ईसाई धर्म को केंद्र बनाकर ही लिखते थे, लेकिन पुनर्जागरण
के टाइम पीरियड में इनका केंद्र बिंदु मानव हो गया था, इसलिए विद्वानों द्वारा मानववादी विचारों का प्रसार किया गया। क्रूसेड्स से लौटने वाले विद्वानों में सर्वाधिक इटली के विभिन्न नगरों में आकर रुके। ठीक है, क्रूसेड्स से जो भी विद्वान लौटे वो इटली में आकर रुके, जिससे यहाँ इटली में ज्ञान विज्ञान का तीव्र प्रसार हुआ। पोप निकोलस पंचम के विभिन्न कार्य जैसे सेंट पीटर चर्च का निर्माण, वेटिकन पुस्तकालय की स्थापना, वेनिस, फ्लोरेंस और मिलान में विश्वविद्यालयों की स्थापना। ठीक है, इन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, इससे भी जो है पुनर्जागरण का वो हुआ, विकास हुआ। फ्लोरेंस के मेडिची परिवार एवं मिलान के स्फोर्जा परिवार द्वारा कला व साहित्य को प्रोत्साहन देना। मध्यम वर्ग का उदय हुआ जो इटली में रेनेसा के आरंभ का प्रमुख कारण हुआ। ठीक है, इटली में पुनर्जागरण के आरंभ का प्रमुख कारण मध्यम वर्ग का उदय भी था। दांते, पेट्रोक, बोस्कासियो, एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, गिबर्टी, मैकियावली आदि विद्वानों का कार्य क्षेत्र इटली ही था। अब देखिए इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, इन विद्वानों का कार्य क्षेत्र क्या था? इटली ही था। तो संभव है ना, तो सिंपल सी बात है कि इटली से पुनर्जागरण का तो होगा ही होगा ना। जो इटली में रेनेसा के प्रारंभ और विकास का मुख्य कारण कहा जा सकता है। ठीक है, नॉर्मली आप लोगों को बस यही टर्म्स याद रखनी है, बातें याद रखनी है कि पुनर्जागरण जो है वो इटली में आरंभ क्यों हुआ, क्योंकि इटली जो है वो पुनर्जागरण की जन्म स्थली थी। क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर विद्वान आके रहने लगे थे कुस्तुनतुनिया से। अब यहाँ पर विद्वान आ गए थे तो जाहिर है कि विद्वानों से यहाँ पर लोगों का पुनः जागरण तो होगा ही होगा। ठीक है, फिर पुनर्जागरण में मानववादी विचारों का प्रसार हुआ और ये जितने भी विद्वान थे इनका कार्य क्षेत्र इटली था। तो रेनेसा का प्रारंभ और विकास का मुख्य कारण इटली ही कहा जा सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या क्या थी। ठीक है, तो देखिए पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं। स्वतंत्र चिंतन का विकास। पुनर्जागरण के टाइम पीरियड में मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि पुनर्जागरण के टाइम में ही लोगों में जो है स्वतंत्र चिंतन का विकास शुरू हुआ था। ठीक है, तो मानव द्वारा मध्यकालीन चर्च की रूढ़िवादी विचारधारा से ऊपर उठकर तर्क व स्वतंत्र चिंतन का विकास करना पुनर्जागरण की एक विशेषता रही। स्वतंत्र चिंतन करने लगे लोग, एक विशेषता पुनर्जागरण की ये थी। दूसरा है मानववाद। यह शब्द लैटिन के शब्द ह्यूमैनिटी से बना है जिसका अर्थ है उन्नत ज्ञान। मानववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन विद्वान F.J. नीथहैमर ने किया था। ये मानववाद पॉइंट आपको याद रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पुनर्जागरण की विशेषताओं में। तो मानववाद जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नीथहैमर ने किया था। और मानववाद लैटिन के शब्द ह्यूमैनिटी से बना है, इसका अर्थ क्या है? उन्नत ज्ञान। पेट्रार्क को, अब मानववाद का पिता किसे कहा गया? देखिए इसको ऐसे याद रखना, प से पिता, प से पेट्रोक। तो मानववाद का पिता किसको कहा गया? पेट्रोक को कहा गया। और मानववादियों का राजकुमार किसे कहा गया? तो वो कहा गया इरेस्मस को। ठीक है, मानववाद देखिए तीन चीज़ें हैं। मानववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नीथहैमर ने। ठीक है, जिसके हाथ में हैमर था उसने मानववाद शब्द का प्रयोग किया। और मानववाद का पिता कौन हुआ? प से पिता, प से पेट्रोक हुआ। मानववादियों का राजकुमार कौन हुआ? इरेस्मस को कहा जाता है। आगे है ड्यूक ऑफ मांटुआ ने मानववाद का एक शिक्षण केंद्र स्थापित किया। ठीक है, मानववाद का शिक्षण केंद्र पूछा जाए तो कहाँ है? मानववाद का शिक्षण केंद्र जो है वो किसने स्थापित किया? तो वो स्थापित किया ड्यूक ऑफ मांटुआ ने। ठीक है, 1439 ईस्वी में इटली में प्रथम मानववादी अकादमी स्थापित हुई। तो
आपसे पूछा जाए कि इटली में प्रथम मानववादी अकादमी कब स्थापित हुई, तो वो हुई 1439 में। ठीक है, ये कुछ एक जो छोटी छोटी बातें हैं आपको लगेंगे इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इनको याद रखना है। इनमें से मैंने जो जो पॉइंट बताए हाईलाइट किया हुआ है वो याद रखना ही रखना है। आगे देखिए, मानववाद पुनर्जागरण की विशेषताएं। इसमें अगला पॉइंट है देशज भाषाओं में साहित्य की रचना। तो देशज यानी कि जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, देशज भाषाओं में साहित्य की रचना भी पुनर्जागरण की एक विशेषता है। ठीक है, रेनेसा काल में देशज भाषाओं में साहित्य की रचना हुई। ठीक है, साहित्य की रचना देशज भाषाओं में भी हुई रेनेसा काल में, जिससे ज्ञान विज्ञान जन सामान्य तक पहुंचा। ठीक है, अगले इसकी विशेषता क्या हुई, व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास। वही व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास कैसे हुआ, उन्होंने साहित्य आदि यह चीज़ें पढ़ी तो उससे क्या हुआ, उनमें अंधविश्वास रूढ़ी चर्च के बंधन से उन लोगों को मुक्ति मिली। यथार्थ सौंदर्य की अनुभूति। पुनर्जागरण कालीन साहित्य व कला में काल्पनिक दिव्य स्वरूपों के स्थान पर यथार्थ व मानव की सहज सौंदर्य भावनाओं को चित्रित किया गया। वही बात है कि पहले के जो लोग थे उनकी जो भी साहित्य स्थापत्य जो था वो चर्च के ही जो है चारों ओर घूमता था, उससे ही रिलेटेड वो लिखते थे, बनाते थे। लेकिन जब पुनर्जागरण हुआ तो पुनर्जागरण से क्या हुआ, लोगों में यथार्थ व मानव की सहज सौंदर्य भावनाओं को वो चित्रित करने लगा। ठीक है, उसका जो सेंटर है अब कौन हो गया, मानव हो गया, ना कि चर्च। तो वो मानव की सहज सौंदर्य भावनाओं को चित्रित करने लगा अब अपनी रचनाओं के माध्यम से। लियोनार्दो दा विंची लिखते हैं, अच्छे चित्रकार को दो प्रमुख चीज़ों का चित्रण करना होता है, मनुष्य और उसके मन की भावनाएं। ये नॉर्मली शब्द हैं, इन पे ज़्यादा गौर नहीं करनी, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, आगे मध्यकालीन रूढ़िवादी धर्म से प्रभावित कला व साहित्य की जगह क्लासिकल शास्त्रीय स्वरूप पर बल दिया गया। ठीक है, जो भी मध्यकालीन जो रूढ़िवादी धर्म थी, जो भी कला साहित्य था, उसकी जगह अब क्या होने लगा, क्लासिकल स्वरूप पर बल दिया गया। वैज्ञानिक परीक्षण व खोज पद्धति द्वारा प्राप्त प्रमाणित ज्ञान पर बल दिया गया। रोजर बेकन ने, अब ये देखिए, वो फ्रांसीसी बेकन अलग है और ये रोजर बेकन अलग है। ठीक है, ये याद रखना आप। रोजर बेकन ने अपनी पुस्तक आपस मेयस में प्रयोग द्वारा प्राप्त ज्ञान को प्रमाणित कहा है। ठीक है, रोजर बेकन की यहाँ पर आपको पुस्तक याद रखनी है, सिर्फ आपस मेयस। ठीक है, रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगशाला विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। ये पॉइंट याद रखना है आप लोगों ने कि रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगशाला विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। शासकों द्वारा भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन जो है दिया गया, वो भी एक इसकी विशेषता थी। ठीक है, तो ये हमने आज पुनर्जागरण में जो है देखा कि किस टाइम पीरियड का है, इसका अर्थ क्या था। ठीक है, और फिर इसके हमने कारण देखे हैं, फिर हमने इसकी विशेषताएं देखी हैं। अब आगे जो है मैं करवाऊंगी आप लोगों को पुनर्जागरण कालीन साहित्य। ठीक है, साहित्य का एक अलग से ही वीडियो आएगा, सेकंड पार्ट इसका, क्योंकि जो फ्रेशर्स हैं उनको ज़्यादा बर्डन महसूस ना हो, इसलिए हम साहित्य को एक अलग सेकंड पार्ट में लेके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड जो वीडियो आएगी इसकी, उसमें हम करेंगे स्थापत्य, चित्रकला और ये सब। और
फिर ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इसकी वीडियो देखना और बुक से इसको पढ़ना, और कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं हो सका तो इसको वापस से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। तो इसका कल मैं सेकंड पार्ट अपलोड कर दूँगी, तब तक आप इसको पढ़िएगा। और साथ के साथ अगर आप लोगों को किसी को भी जो है राजस्थान हिस्ट्री जो है उसका अगर कोई टॉपिक वगैरह करना हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को वो टॉपिक करवा दूँगी, ठीक है। अगर किसी का भी कोई एग्ज़ाम है या उसको कोई टॉपिक करना है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो टॉपिक कवर करवा दूँगी आप लोगों का, ठीक है। तो पढ़िए अच्छे से और स्वस्थ रहिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। धन्यवाद।